स्काई गोल्ड Q1 FY27 में ओवरऑल इनका 77% से रेवेन्यू ग्रो हुआ और प्रॉफिट भी 140% से ऊपर गया। इनका EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव हुआ, उसके साथ में कंपनी का पैट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ। कंपनी जो गाइड करती है ना उससे ज़्यादा ही डिलीवर करती है, इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यहाँ पे पूरे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम था, यानी कि अगर आप देखोगे जाके ना किसी का उतना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा था, लेकिन इस बिजनेस का उतना ग्रोथ में हैम्पर हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग ज़्यादा लाइट वेट ज्वेलरी में फोकस करते हैं। और एक खास बात ये है ना, अब स्काई गोल्ड का इनका जो वॉल्यूम आ रहा है ना उस वॉल्यूम में 17% एडवांस गोल्ड, यानी कि अगर मान लो इनका क्लाइंट है कल्याण या फिर पीएन गाडगिल या कोई से भी कंपनी है, ठीक है, वे इनको क्या करेगी, सोना ला के देगी और बोलेगी कि भाई ये डिजाइन में जो है आपके पास आप बना के हमें दे दो। तो कंपनी का स्काई गोल्ड का कोई भी इन्वेंट्री ब्लॉकेज नहीं होगा, कोई कैपिटल ब्लॉकेज नहीं होगा। तो इसके वजह से इनका जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है ना वे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। जाहिर सी बात है ना, इसके पहले आप क्या कर रहे थे, आप जाहिर सी बात आपका मेन रॉ मटेरियल क्या है, सोना है। सोना आप लेते हो, फिर आपके जो भी डिजाइन्स होते हैं उसके अनुसार बना के आप अपने क्लाइंट्स को देते हो। तो यहाँ पे आपका जो भी गोल्ड है आप उसको बाई करोगे, ठीक है। कभी पैसा कम पड़ गया, कभी पैसा आपका है ही नहीं, आपको कभी क्या करना पड़ेगा, फंड रेज करना पड़ेगा, कभी उधार लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो आपका इसमें कैश फ्लो भी खराब होगा, बैलेंस शीट भी खराब होगा, रेशियो भी खराब होगा। लेकिन इस बार कंपनी पहली बार कैश फ्लो लेवल पे पॉजिटिव हो चुका है, इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी 30 करोड़ प्लस आ चुका है और FY27 में कंपनी का ओवरऑल 200 करोड़ प्लस का इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा कैश फ्लो में, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है ना, जो बिजनेस पहले 60-70 ऐसे गाइड करता था अर्निंग में, जाहिर सी बात है अब कंपनी बोल रही है 19,000 करोड़ हम लोग करेंगे बाय द एंड ऑफ FY30 विद द पैट मार्जिन ऑफ 5.25%। और हमारा जो एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा वो भी ओवरऑल आप मान के चलो 27% प्लस रहेगा। हालांकि चांस ये हाई है, कंपनी इसको बहुत पहले ही अचीव कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का बेस बड़ा हो रहा है ना तो ये पुराना वाला ग्रोथ अब शायद पॉसिबल नहीं होगा। अभी तो राइट नाउ 77% ग्रोथ आ गया, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में हाई चांस है कंपनी शायद 30-40 या ज़्यादा से ज़्यादा 45% ग्रो करे आने वाले समय में। लेकिन ये है ओवरऑल आप स्काई गोल्ड को ट्रैक करो, अच्छी कंपनी है। अब इनका बैलेंस शीट भी क्लीन हो रहा है, कैश फ्लो भी सही हो रहा है। अब आने वाले फ्यूचर में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वगैरह भी देगी। तो ओवरऑल अगर एक बात किया जाए ना स्काई गोल्ड के बारे में, हाँ, अगर ये कोई सोच के जा रहा है कि स्काई गोल्ड जो पहले था, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो रिटर्न बनाया उस लेवल पे शायद अब मे बी पॉसिबल ना हो। वैसे मार्केट में कोई ये सब चीज़ें जानता नहीं है एडवांस में, लेकिन हाँ, अगर जो बंदा ये देख के आया होगा कि भाई स्काई गोल्ड 70-80% से ग्रो कर रहा है, गाइड भी कर रहा है, तो अब यहाँ पे जो गाइडेंस है वे 30-35% है। हालांकि कंपनी उससे ज़्यादा ग्रो करेगी नो डाउट, लेकिन गाइडेंस नीचे आ रहा है और ग्रोथ रेट भी हाई चांस है अर्निंग का नीचे आए। लेकिन अगर आप एक पॉइंट देखोगे ना, जो ज्वेलरी सेक्टर है ये ग्रो करेगा, खास करके जो लाइट वेट है। और कंपनी ने एक और चीज़ हाईलाइट किया कि जो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी है ना 2% के करीब में रेवेन्यू दे रहा है, आने वाले समय में ये डबल होगा। तो आई विल से कि आप यहाँ पे देखिए कि कौन सा कंपनी अलग से जो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी में काम कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है। और हमने इन डिटेल एनालिसिस कर रखा है मंथली बिजनेस एनालिसिस लाइव विथ मनीष में, तो जाइए इनरोल करिए researchwithmanish.com के वेबसाइट पे। तो अब हम लोग यहाँ पे अगले बिजनेस का बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का। इनका ओवरऑल जो अर्निंग का ग्रोथ आया ना इस बार के क्वार्टर में 39% है, प्रॉफिट भी इनका ओवरऑल 450% से ज़्यादा ग्रोथ हुआ। इनका EBITDA भी इंप्रूव हुआ, मार्जिन ओवरऑल तो ऊपर गया ही इनका। कंपनी ये कह रही है हम लोग आराम से, ठीक है, आराम से आप मान के चलिए 18 से 20% ग्रो करेंगे। ये बिल्कुल आदित्य विजन की तरह है। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपने स्टोर ओपन करती है ऑफलाइन, फिर मोबाइल फ़ोन, टीवी, ठीक है, ये सब चीज़ें मान के चलो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह हो गए, टीवी वगैरह हो गए, ये सब बेचती है। इनका जो साउथ इंडिया में है ना वहाँ पे जो ग्रोथ हुआ 40% का ग्रोथ हुआ रेवेन्यू में। जो EBITDA मार्जिन है
वे साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा है इनका 10.9%। जो नॉर्थ इंडिया में इनका ग्रोथ हुआ है, जो नॉर्थ क्लस्टर में ग्रोथ हुआ है, वे 29% का है। यहाँ पे EBITDA मार्जिन थोड़ा लो साइड में है, 4.9% का। आने वाले क्वार्टर में ये मार्जिन और इंप्रूव होने का चांस है। कंपनी ओवरऑल गाइड कर रही है कि हमारा जो मार्जिन रहेगा ना EBITDA लेवल पे, आप मोटा मोटी मान के चलो 7 से 8% हम मेंटेन कर लेंगे। जो इस बार के क्वार्टर में आप हमारा मार्जिन 10% के करीब में देख रहे हो, हम लोग एट अ कंसोलिडेटेड लेवल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 7 या 7.5 या 8% मेंटेन रखेंगे और 18 से 20% रेवेन्यू ग्रो करेंगे। और यहाँ पे इनके पास टोटल जो स्टोर है ना, 2 दुकानें हैं, वे 227 प्लस है। कंपनी ने Q1 के क्वार्टर में ओवरऑल 4 दुकानें ओपन किया। कंपनी ये कह रही है आने वाले समय में हम लोग पूरे FY27 में 30 प्लस दुकान ओपन करेंगे। और यहाँ पे ये भी कंपनी बता रही है हम लोग वेस्ट बंगाल में भी अब दुकानें ओपन करेंगे। ये सेम चीज़ आदित्य विजन भी बोला है कि हम लोग वेस्ट बंगाल में अब दुकान ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो निर्भर होता है ना ज़्यादातर लार्ज अप्लायंस, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादातर वहीं से आता है। अगर आप देखोगे जो लार्ज अप्लायंस है में वे मोटा मोटी रेवेन्यू का जो कंट्रीब्यूशन है ना वे 48% है। जो मोबाइल फ़ोन के थ्रू आता है वे 39% है। जो स्मॉल अप्लायंस है या फिर और भी जो अदर चीज़ें हैं वहाँ से 13% का ओवरऑल रेवेन्यू आता है इनको। तो जो ज़्यादा ग्रोथ आएगा वे AC, TV, फ्रिज यही बेच के आएगा। और कंपनी का जो ग्रोथ ज़्यादा हुआ भी वे AC और फ्रिज TV में हुआ। हालांकि जो आदित्य विजन है इसके पीयर ग्रुप में जो सेम काम करता है वो भी 30 प्लस दुकान ओपन करेगा, वो भी 20 से 25% गाइड कर रहा है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। उसका भी EBITDA मार्जिन इसी के आसपास ही है मोटा मोटी। तो दोनों कंपनी अच्छी लग रही है। मुझसे पूछोगे तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल AC का डिमांड कितना है, क्योंकि अभी देखो क्या हुआ, मार्च से लेके ओवरऑल जून जुलाई तक ठीक ठाक गर्मी पड़ा, लेकिन अब थोड़ा सा रेनफॉल आने लगा। ठीक है, अब रेनफॉल आएगा तो लोग AC उतना बाई नहीं करेंगे। हाँ, फिर जब मान के चलो नवरात्र आ रहा है, दिवाली आ रहा है, धनतेरस आ रहा है, तो वहाँ पे फेस्टिव में थोड़ा बहुत बाइंग हो जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन इस बार भी जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ होना चाहिए ना AC वाले में, वे थोड़ा सा मतलब मुझे देख के लग रहा है कि कंसर्न हो सकता है। अब मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ। हालांकि Q1 में जो AC इंडस्ट्री है वॉल्यूम के टर्म में 35% से ग्रो हुआ है, वैल्यू के टर्म में 30% से ग्रो हुआ है। लेकिन एक बात यह भी है, लास्ट ईयर का Q1 पूरा वॉश आउट हो गया था, तो बेस ही स्मॉल था, तो थोड़ा सा भी ग्रोथ में पिकअप था वे आपको दिखने लगा ग्रोथ में। तो आदित्य विजन भी AC वाले में 35% से ग्रो किया, लेकिन उनका TV, फ्रिज इसमें बहुत कम ग्रो हुआ। तो आप दोनों कंपनी को ट्रैक करो, देखो डायरेक्शन क्या होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे अगले बिजनेस का बात करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे अगले बिजनेस का बात करते हैं सिरमा SGS का। तो सिरमा का हमने इसके पहले भी डिटेल एनालिसिस वीडियो बना के अपलोड किया था। तो इनका अगर आप देखोगे Q1 के क्वार्टर में ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है 68% से। जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हुआ है ना वे ओवरऑल आप मोटा मोटी मान के चलो 110% के करीब में। कंपनी ये कह रही है 30 से 35% हम लोग बहुत आराम से ग्रो कर लेंगे। ये लोग करते क्या हैं, जैसे मान लो लैपटॉप है, लैपटॉप का जो चार्जर होता है उसके अंदर जो मैग्नेट यूज होती है, कंपनी इसमें काम करती है। और यहाँ पे इनका जो कंज्यूमर डिवीजन है ये इसके पहले बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, वे लो मार्जिन था, तो कंपनी ने उसको कम करके ऑटोमेटिव, ठीक है, हेल्थ केयर, ठीक है, फिर और भी आप देखोगे जो IT है वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया। तो इसकी वजह से इनका EBITDA मार्जिन बढ़ गया। जो EBITDA मार्जिन बीच में इनका 7-8% हो गया था, अब बढ़ के 10.5-11% हो गया। लेकिन इनका EBITDA मार्जिन का जो गाइडेंस है ना वे 10.5 से 11% है। अब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से, क्योंकि लोअर मार्जिन था और वहाँ पे कंपनी कंज्यूमर बिजनेस अपना कम कर रही थी और ज़्यादा फोकस कर रही थी हाई मार्जिन पे, अब वो पीक आउट होगा। अब जब पीक आउट होगा तो जब बेस क्लियर होगा ना, जब लाइक फॉर लाइक ग्रोथ होगा आने वाले क्वार्टर्स में, तो वहाँ पे हमें नोटिस करना पड़ेगा कि क्या आपको उस समय ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि जो इनका काम है ना ये थोड़ा सा EMS प्लेयर तो है ओवरऑल, लेकिन इनका जो काम है ना वो थोड़ा बेसिक है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एज कंपेयर टू द केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स का तो भाई OSAT का फैक्ट्री भी आ रहा है, PCB का भी फैक्ट्री आ रहा है। हालांकि इस बार इनका वे एक क्वार्टर से और डिले हो गया, लेकिन डिले होने का मतलब ये नहीं है कि वे OSAT फैक्ट्री नहीं आएगा, वे PCB का फैक्ट्री नहीं आएगा, ऐसा नहीं है।
और केन्स भी गाइड कर रहा है कि अगर आप देखोगे जो केन्स का यहाँ पे ग्रोथ हुआ Q1 के क्वार्टर में 40% हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट 25% से डाउन हो गया। अब प्रॉफिट डाउन होने के पीछे रीजन है, क्या रीजन है भाई? सिंपल, इनका डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गया, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया, रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग बढ़ गया। लेकिन ये जो रॉ मटेरियल बढ़ा है ना, कंपनी मैनेजमेंट ये बता रही है अपने कॉल में कि वे पिक आउट हो चुका है। हाई चांस है आने वाले क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूव हो और 16 से 17% इनका इबिट्टा मार्जिन है। एज कंपेयर टू द सिरमा का कितना मार्जिन है? 10.5 से 11%। गाइडेंस भी उसी के आसपास है सिरमा का मार्जिन के टर्म में। और यहाँ पे जो केन्स है आपका, ये प्योरली अगर आप देखोगे इनका 60% ऑफ द रेवेन्यू कहाँ से आता है? जो आपका ईएमएस साइड वाला है। और इनका जो मेटरिंग बिजनेस है ना, जो इनको बहुत परेशान करके रखा है बैलेंस शीट में, कैश फ्लो में, ग्रोथ में। अब कंपनी हाई चांस है या तो उसमें कुछ सेल आउट करेगी या डीमर्ज करेगी। इसका भी पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया है। आने वाले Q3 के क्वार्टर में कंपनी बताएगी कि हम जो हमारा मीटरिंग वाला डिवीजन है हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। इस बार के क्वार्टर में वे 12% से डी ग्रो हो गया, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ 40% का आया। और जो ईएमएस वाला सेगमेंट है इनका, जो कि 60 से 65% कंट्रीब्यूट करता है, वे बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। जैसे सिरमा का यहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखोगे, रेवेन्यू में कितना हुआ? 68%, प्रॉफिट 110% के करीब में सिरमा का। लेकिन आने वाले समय में जब मार्जिन यहाँ पे लाइक फॉर लाइक हो जाएगा, जब इनको लो मार्जिन में था, अब जब हाई मार्जिन में आ चुका है, लेकिन ये मार्जिन तो अब सस्टेन रहेगा। अब इससे ज़्यादा मार्जिन शायद कंपनी इंप्रूव न कर पाए शायद। लेकिन यहाँ पे जो केन्स है, केन्स का मार्जिन 16 से 17% रहेगा और आने वाले समय में हाई चांस और थोड़ा इंप्रूव हो जाए। और यहां पे देखो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सिरमा पैसा नहीं बनाएगा, दोनों पैसा बनाएंगे, बस दोनों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यहां पे आपको यह भी देखना पड़ेगा कि रिस्क और रिवॉर्ड कहां आपके फेवर में है। नो डाउट मार्केट दोनों को लाइक करेगा आने वाले क्वार्टर्स में भी। अगर जो ज्यादा एग्जीक्यूट करेगा मार्केट उसको लाइक करेगा। अब यहाँ पे केन्स का जो प्रॉब्लम हुआ था स्मार्ट मीटरिंग वाला, उसके वजह से ऑलरेडी ये 50-55% ऑल टाइम हाई से डाउन हो चुका है इसका शेयर प्राइस। लेकिन अब कंपनी तो मतलब साफ साफ बता ही रही है कि हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इंप्रूव हो रहा है, कैश फ्लो भी इंप्रूव हो रहा है। हम अपने स्मार्ट मीटरिंग को देख रहे हैं कि हम Q3 के क्वार्टर तक बता देंगे आपको कि हमें उसे डीमर्ज करना है, कि हमें कुछ उसका पोर्शन सेल आउट करना है। कंपनी बता देगी आने वाले क्वार्टर में। अब पूरा फोकस करेगी कहाँ पे भाई? ईएमएस में, जो कि 60 से 65% अभी रेवेन्यू दे रहा है। आने वाले समय में इनका जो ओसेट आने वाला है, जो पीसीबी आने वाला है, जो आप देखते हो पीसीबी बोर्ड, कंपनी उसको पहले असेंबल करती थी, अब ये बैकवर्ड इंटीग्रेट करके हर एक चीज खुद मैन्युफैक्चर करेगी मोटा मोटी। तो आप खुद सोचो यार, यहां पे इनका ग्रोथ बहुत ज्यादा विजुअल हो सकता है। कंपनी ये भी बता के रखी है हम लोग आने वाले सालों में 2 बिलियन का रेवेन्यू कर सकते हैं डॉलर में, जो कि 17 से 18 हजार करोड़ का बनता है। अब होगा नहीं होगा वे हमें वॉच करना पड़ेगा, हमें एग्जीक्यूशन को देखना पड़ेगा। तो आप केन्स को भी ट्रैक करो, सिरमा को भी ट्रैक करो। तो और यहां पे एक और कंपनी है एमट्रॉन। एमट्रॉन भी सेम ईएमएस प्लेयर ही है, लेकिन ये एक एसएमई कंपनी है। इसके पहले हमने फ्यू डे बैक ही इसके बारे में वीडियो बनाया था। तो अगर आप इसका देखोगे ना, ये तो और ज्यादा ग्रो कर रहा है। इसने ओवरऑल Q1 के क्वार्टर में 94% से ग्रो किया। इनका ऑर्डर बुक भी 604 करोड़ का है। कंपनी आने वाले 3 से 5 साल का बता रही है हम लोग कम से कम 40 से 50% एट अ CAGR लेवल ग्रो करेंगे। इनका भी EBITDA मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, पैट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। तो आप खुद देखो यहां पे ईएमएस सेक्टर ही ग्रोथ फेज में है। तो जो ईएमएस को ट्रैक कर रहा है, मैं कहूंगा आप एमट्रॉन को भी पढ़ो, सिरमा को भी पढ़ो और केन्स को भी पढ़ो। क्योंकि भाई एमट्रॉन आप देखो ना 40 से 50% गाइड कर रहा है, वो भी आने वाले 3 से 5 साल तक। और जो कंपनी ने एग्जीक्यूट किया ग्रोथ के लेवल पे इस बार के क्वार्टर में 94% है। तो यहाँ पे पूरा ईएमएस सेक्टर ग्रोथ फेज में है। और यहाँ पे गवर्नमेंट भी यहाँ पे PLI स्कीम देती ही है, चाह ही रही है गवर्नमेंट कि जितना हो सके इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, असेंबली हो। पहले तो असेंबली हो रहा था, अब धीरे धीरे सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेट करके हर एक चीज ट्राई कर रही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर लें। और यहाँ पे जो केन्स का प्रॉब्लम हुआ भी, वे आपको पता ही है क्या था। पहला स्मार्ट मीटरिंग में, दूसरा इस बार के क्वार्टर में क्या दिक्कत हुआ इनका, जो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया। अब वे रॉ मटेरियल वाला मतलब सॉर्ट आउट हो चुका है मोटा मोटी, जो हैम्पर होना था हो चुका है। कंपनी 16, 17, 18% का मार्जिन कर लेगी, 35 से 40% ये भी ग्रो कर लेगी केन्स भी।
तो आप सबको पढ़िए, रीड करिए, कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा। याद रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए था। मिलते हैं आप लोग